हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बुक में। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एटम के बारे में। एटम के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई और प्रोटॉन की खोज कैसे हुई और किसने की। तो चलिए एक एक करके हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि एटम किसे कहते हैं, फिर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ, फिर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कैसे हुआ। तो दोस्तों, एटम के बारे में कहा जाता है कि 1808 ईस्वी में सर डाल्टन जी थे। सर डाल्टन जी ने बताया था परमाणु के बारे में कि किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, वो परमाणु कहलाता है और परमाणु अविभाज्य है। ये किसने कहा था? ये कहा था सर डाल्टन ने 1808 ईस्वी में। और ये धारणा जो थी वो 19वीं सदी के अंत तक चली आ रही थी कि माना जा रहा था कि परमाणु क्या है? अविभाज्य है। लेकिन 20वीं सदी के प्रारंभ में जब नए नए साइंटिस्ट आने लगे, जो नए नए साइंटिस्ट थे उन्होंने अपना रिसर्च जारी किया इसके ऊपर, परमाणु के ऊपर, जैसे गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, जे थॉमसन, ऐसे जो साइंटिस्ट आते गए और उन्होंने अपना रिसर्च इस पे लागू किया, रिसर्च करना शुरू किए परमाणु को लेकर के। तो उन्होंने यह पाया कि जो परमाणु है वो पदार्थ का छोटे से छोटा कण तो है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, ये बात भी सही है, और वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, ये भी बात सही है। लेकिन उन्होंने यह बताया कि जो परमाणु है वो विभाज्य है। अब परमाणु विभाज्य क्यों है, यह क्यों उन्होंने बताया? क्योंकि उन्होंने यह बताया कि जो परमाणु है, परमाणु 3 वैद्युत आवेशित मूल कणों से मिलकर के बना है। और वो 3 वैद्युत आवेशित मूल कण कौन कौन से हैं? तो वो वैद्युत आवेशित मूल कण जो हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये इसका सिंबल है इलेक्ट्रॉन का, ये P से प्रोटॉन को और स्मॉल n से न्यूट्रॉन को दिखाया जाता है। इसका एक और सिंबल है, इसको -1 E0 से भी डिनोट किया जाता है, इसको 1H1 से भी डिनोट किया जाता है और इसको 0N1 से भी डिनोट किया जाता है। तो ये सिंबल हो गया आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो ये बात तो हो गई परमाणु को लेकर के। और परमाणु का डिफिनीशन इतना सा है कि किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और वह विभाज्य है, वो परमाणु कहलाता है। और परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर के बना है, और वो 3 मूल कण कौन कौन से हैं? तो वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, इसकी खोज कैसे हुई और कैसे हम इसका पता लगा पाए कि जो परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए जे थॉमसन सर ने सन 1897 ईस्वी में, ठीक है, इसकी डिस्कवरी की और यह पता लगाया कि जो परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और वह विद्युत ऋणावेशित होता है। अब उसके लिए क्या हुआ कि डिस्कवरी को शुरू करने का काम किया था क्रुक्स जी ने सन 1869 ईस्वी में ही, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लेके रिसर्च करना शुरू कर दिया था, इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी प्राप्त करना शुरू कर दिया था। लेकिन इसको अंजाम तक पहुंचाया था जे थॉमसन सर ने। और जे थॉमसन सर ने इसकी डिस्कवरी कैसे की कि उन्होंने एक कांच लिया, ठीक है, कांच का एक जार लिया उन्होंने, और कांच के जार में 2 मेटालिक स्ट्रिप डाल दी, एक मेटालिक स्ट्रिप A और दूसरी मेटालिक स्ट्रिप A डाली। और उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगाया। और वैक्यूम पंप क्यों लगाया? वैक्यूम पंप इसलिए लगाया कि इसके अंदर जो भी हाई प्रेशर गैसेज हैं उनको रिलीज करके बाहर निकाला जाए, जिससे यह पूरा एरिया जो है वो लो प्रेशर गैस का बन जाए। लो प्रेशर गैस का बनने का मतलब कि 10⁻³ mm दाब का वह रह जाए। और ये जो मेटालिक स्ट्रिप है वो किसी भी पदार्थ की रह सकती है, गैस कोई भी रह सकती है। इसका उन्होंने नाम नहीं बताया कि पर्टिकुलर यही गैस होनी चाहिए या फिर पर्टिकुलर इसी मैटर का ये स्ट्रिप होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इन दोनों
मेटालिक स्ट्रिप को उन्होंने क्या किया कि हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर दिया। हाई वोल्टेज में 10,000 वोल्ट से लेकर 30,000 वोल्ट तक उन्होंने क्या किया, यूज किया इसके रिसर्च में। अब क्या हुआ कि जैसे ही इन्होंने यहाँ पे हाई वोल्टेज रखा, हाई वोल्टेज लगाया, और जैसे ही यहाँ पे लो प्रेशर रखा, ठीक है, वैक्यूम पंप के द्वारा, और मेटालिक स्ट्रिप को यहाँ पे रखा, और यहाँ पे एक एमीटर उन्होंने जोड़ के रखा। और एमीटर को जोड़ने का तात्पर्य उनका इतना सा था कि क्या इसमें कोई फ्लक्चुएशन आता है क्या। तो कुछ टाइम बाद उन्होंने यह देखा कि इस एमीटर के अंदर फ्लक्चुएशन आना शुरू हो गया था। और फ्लक्चुएशन आना तभी शुरू होगा जब यह सर्किट क्या होगी, पूरी तरह से क्लोज होगी। जब तक ये सर्किट क्लोज नहीं हो सकती तब तक इसमें फ्लक्चुएशन आएगा ही नहीं, और जब तक सर्किट क्लोज नहीं होगी तब तक सर्किट में करंट बह नहीं सकती। तो इसमें धारा का प्रवाह होने लगा। इसका मतलब यह समझा गया कि यह सर्किट जो है पूरी तरह से शॉर्टेड है। लेकिन यह सर्किट किस वजह से शॉर्ट हुई है यह पता नहीं चल पा रहा था कि यह सर्किट किस वजह से शॉर्ट हो रही है, क्योंकि इससे जो रेज निकल रही थी वो विजिबल नहीं थी, वो अनविजिबल थी, जो दिखाई नहीं दे रही थी। तो उन्होंने उसके बारे में क्लैरिफाई करने के लिए उन्होंने क्या किया कि दोनों तरफ उन्होंने फास्फोरस की कोटिंग कर दी। फास्फोरस की कोटिंग इसलिए की क्योंकि उनको पता लग सके कि जो किरणें निकल रही हैं इसमें से, जो यहाँ से यहाँ तक लेकर के शॉर्ट कर रही हैं, ठीक है, ये जो ठीक है किरण निकल रही है इसके अंदर से, वो किधर से किधर चल रही हैं और उनका बिहेवियर कैसा है, यह जानने के लिए उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे फास्फोरस की कोटिंग कर दी। अब फास्फोरस की कोटिंग करने के बाद अब हुआ क्या, देखिए, हाई वोल्टेज साइड है, ये आपका हाई वोल्टेज सोर्स है। हाई वोल्टेज सोर्स की जो नेगेटिव साइड है वो इससे जुड़ी हुई है, तो इसका मतलब ये कैथोड हो गया। और इस हाई वोल्टेज साइड का जो ठीक है पॉजिटिव टर्मिनल है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है, मतलब ये एनोड हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि इस मेटालिक शीट के अंदर एक छेद कर दिया, और जैसे ही मेटालिक शीट के अंदर छेद किया तो छेद करने का तात्पर्य उनका यह था कि अगर जो रेज है वो अगर एनोड से निकलती होगी और कैथोड की ओर चलती होगी, ठीक है, तभी तो शॉर्ट हुई है। या तो कैथोड से चल के एनोड पे जाए या फिर एनोड से चल के कैथोड पे आई, तभी तो शॉर्ट हुआ ये। जब ये शॉर्ट हुआ तभी तो यहाँ पे करंट मिला ना, अगर शॉर्ट नहीं होता तो करंट नहीं मिलता। अब यह पता लगाना था कि यह रेज किधर से किधर को चल रही हैं। तो उन्होंने क्या किया कि कैथोड साइड पे उन्होंने छेद किया। कैथोड साइड पे जैसे ही छेद किया तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, जैसे का तैसा ही हमको मिला। तो हमने क्या किया कि हमको यह पता लगा कि अभी इसका मतलब कि इधर से रेडिएशन जो रेज हैं वो इधर से इधर को नहीं आ रही, यानी एनोड साइड से कैथोड साइड की ओर नहीं आ रही हैं। तो उन्होंने क्या किया अब कि एनोड साइड पे छेद कर दिया, और जैसे ही उन्होंने एनोड साइड पे छेद किया तो इधर से जो भी रेज निकल रही थी वो इसको पार करके सीधे आकर के इंसिडेंट स्किन पे पड़ रही थी। हाँ ठीक है, जो फास्फोरस कोटेड किया गया था उस पे पड़ रही थी, और उस पे पड़ने के बाद क्या हो रहा था कि यहाँ से ग्लो उत्पन्न हो जा रहा था। और जब ग्लो उत्पन्न हुआ तो उन्होंने यह पाया कि जो हाई वोल्टेज साइड, जो हाई वोल्टेज सोर्स हम लोगों ने जोड़ा है, तो उसमें जो कैथोड साइड है उससे एक रेज निकल रही है जिसको उन्होंने नाम दिया कैथोड रेज। ठीक है, इसको ये जो रेज निकल रही थी कैथोड साइड से उसको क्या नाम दिया उन्होंने, उसको नाम दिया कैथोड रेज। और ये कैथोड रेज को बताया कि वो लंबवत चल रही हैं एनोड के साइड में। किधर चल रही हैं? लंबवत चल रही हैं एनोड के साइड में। तो यह तो ज्ञात हो गया कि यहाँ से एक रेज निकल रही है जो कैथोड साइड से निकल करके एनोड साइड को जा रही है, और वो कैथोड रेज ही आगे चल के क्या बनी, इलेक्ट्रॉन बनी, जो निगेटिव कणों से मिलकर के बनी थी। और निगेटिव कणों से मिलकर के बनी थी, इसका ठीक है, इसका पता कैसे लगा? तो उन्होंने स्थिर वैद्युत का यूज किया या फिर मैग्नेटिक सर्किट का यूज किया उसका पता लगाने के लिए। और जब उन्होंने यहाँ पे स्थिर वैद्युत यूज किया तो ये वाला पोर्शन हो गया पूरी तरह से पॉजिटिव और ये वाला पोर्शन हो गया पूरी तरह से निगेटिव। जब उन्होंने इसको यूज किया, जब यहाँ पे
इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज किया उन्होंने, तो यह पाया कुछ समय बाद कि यहाँ से जो भी रेज निकल रही थी वो पॉजिटिव साइड मुड़ जा रही थी। किधर को मुड़ जा रही थी? ठीक है, पॉजिटिव साइड मुड़ जा रही थी। तो पॉजिटिव साइड मुड़ने का रीज़न ये था कि वो निगेटिव कणों से मिलकर के बनी थी और वो विद्युत ऋणावेशित रेज थी, इसलिए वो क्या कर जा रही थी? पॉजिटिव की तरफ मुड़ जा रही थी। आई बात समझ में? तो इससे आप लोगों ने क्या जाना कि एक कांच लिया गया इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए, उस पर एक वैक्यूम पंप लगाया गया। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रेशर है, जो गैस का प्रेशर है जार के अंदर, उसको कम किया जा सके। फिर मेटालिक शीट यूज की गई। मेटालिक शीट को हाई वोल्टेज सोर्स के साथ जोड़ा गया। जब हाई वोल्टेज सोर्स के साथ जोड़ा गया तो एक कैथोड बनी और एक एनोड बनी। बाद में देखा गया कि कैथोड साइड से एक रेज निकल रही है जो एनोड साइड की तरफ लंबवत जा रही है, और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देने पे वो पॉजिटिव साइड क्या कर जा रही है? मुड़ जा रही है। इसलिए उन्होंने यह पाया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वैद्युत ऋणावेशित है और वो धन साइड की तरफ क्या कर जा रही है? मुड़ जा रही है। और जब वो इंसिडेंट स्किन पे पड़ रही है तो ग्लो कर रही है। और इसके बीच में उन्होंने क्या किया कि हल्की हल्की पत्तियों को रखा, और हल्की पत्तियों को रखने से उन्होंने यह पाया कि ये जो रेज थी वो उन पत्तियों को भी अफेक्ट पहुंचा रही थी। उसमें जो घिर्री लगी थी उसको वो लोग क्या कर रही थी? घुमा रही थी। तो उससे यह पाया उन्होंने कि ये जो इलेक्ट्रॉन रेज हैं, जो कैथोड रेज हैं, उनमें कुछ ना कुछ क्या है? मास है जो उनकी पत्तियों को क्या कर रही हैं? ठीक है, प्रभावित कर रही हैं या फिर उनको घुमाने का प्रयास कर रही हैं। और उन्होंने यह बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का सिंबल तो ये होता है -1 E0, और उसका जो द्रव्यमान होता है AMU में वो होता है हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/1897 AMU। AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, और ग्राम में जो उसका द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 × 10⁻28 ग्राम। ठीक है, उसके बाद आवेश जो उसका होता है, उसका जो चार्ज होता है वो होता है -1 × 6 × 10⁻19 कूलम्ब। और इसकी डिस्कवरी किसने किया था? तो इसकी डिस्कवरी किया था जे थॉमसन सर ने। और कब किया था? तो ये किया था 1897 ईस्वी में। और इसका प्लांक नियतांक क्या होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का प्लांक नियतांक क्या होता है? तो वो होता है 1.76 × 10⁸। ठीक है, और इसका रेडियस क्या होता है? रेडियस होता है 2.8 × 10⁻13। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रॉन के बारे में और इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के बारे में कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे की गई। अब हम लोग बात करते हैं प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में। और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में सारी चीज़ें सेम रहेंगी, सारी चीज़ें सेम रहेंगी। बस यहाँ पे क्या हुआ, लो प्रेशर साइड भी, ठीक है, लो प्रेशर भी बनाया गया, इसको हाई वोल्टेज सोर्स के साथ भी जोड़ा गया, वैक्यूम पंप भी लगाया गया, यहाँ पे आपकी मेटालिक शीट भी लगी। ठीक है, ये आपकी कैथोड साइड हो गई, ये आपकी एनोड साइड हो गई। लेकिन अब क्या हुआ कि अब एनोड साइड से रेज निकल करके और कैथोड साइड की ओर चल दी। एनोड साइड से रेज निकल करके और कैथोड साइड पे चली, और कैथोड साइड पे लगी हुई आपकी इंसिडेंट स्किन को क्या किया? उन्होंने ग्लो करना शुरू किया। और इसको लेकर के गोल्डस्टीन सर ने यह पता लगाया कि जो रेज हैं वो एनोड साइड से लंबवत चल रही हैं, किधर? कैथोड साइड की ओर, और वो जा करके इंसिडेंट कर रही हैं इस फास्फोरस कोटेड के ऊपर, और यहाँ से वो ग्लो उत्पन्न कर रही हैं। ठीक है, और उन्होंने बताया कि इसके अंदर जो द्रव्यमान होता है, जो प्रोटॉन के अंदर जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन द्रव्यमान के बिल्कुल समान होता है। अगर हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 है तो जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो हो जाएगा 1.007276 AMU। और इसका जो सिंबल दिया उन्होंने P से भी डिनोट किया जा सकता है या 1H1 से भी डिनोट किया जा सकता है। और ये जो किरणें हैं जो एनोड से चलकर कैथोड की ओर आ रही हैं उसी को बोला जाता है कैनॉल किरणें। कौन सी? कैनॉल किरणें, इनको बोला जाता है कैनॉल किरणें। और कैनॉल किरणें का इंसिडेंट किधर हो रहा है? एनोड साइड से चल करके
कैथोड साइड पे, और इनका जो आवेश होता है वो होता है इनका जो ग्राम में द्रव्यमान होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम, और जो इनका आवेश होता है वो होता है प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। और इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी या फिर इसकी डिस्कवरी जिन्होंने की थी उनका नाम है गोल्डस्टीन, और इन्होंने किया था 1986 में। इन्होंने कब किया था? 1986 ईस्वी में इसकी 1886 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था कि इसकी ठीक है डिस्कवरी की थी प्रोटॉन की। और रदरफोर्ड सर ने क्या किया था कि 1919 ईस्वी में इसका नामकरण किया था और इसको प्रोटॉन नाम दिया था। तो गोल्डस्टीन सर ने 1886 में इसकी डिस्कवरी की थी प्रोटॉन की, और रदरफोर्ड सर ने उसको प्रोटॉन नाम दिया था सन 1919 ईस्वी में। और इसका जो प्लांक नियतांक होता है, इसका प्लांक नियतांक होता है 9.57 × 10⁻⁴, और इसका जो रेडियस होता है वो होता है 10⁻⁻13। यहाँ तक बात समझ में आई आप लोगों के? तो आज हम लोगों ने क्या जाना? एटम के बारे में जाना, और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में जाना कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, और इन लोगों का मास, आवेश और खोजकर्ता, खोज कब हुई, और इनका रेडियस क्या होता है, प्लांक नियतांक क्या होता है, इनका सिंबल क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और अगर आप तक अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप लोगों का इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।